उल्लासनगर में रहने वाले व्यवसायी पवन पहूजा के साथ क्या हुआ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को किसने मार डाला और साथ में उनकी भी लाश मिली। क्या हुआ था उस गुरुवार के दिन उनके परिवार के अंदर, उनके घर के अंदर क्या हुआ? क्या यह आत्महत्या है या मर्डर है? पवन पहूजा और उनके पूरे परिवार के खात्मे के पीछे कौन था? कुछ महीने पहले बेटे की मौत और उसके बाद 3 और लोगों की मौत, यानी कि पूरा परिवार खत्म हो गया पवन पहूजा। अब इससे केस को क्या कहें, मर्डर या आत्महत्या, सुसाइड है या मर्डर है? आइए ये पूरी कहानी, ये पूरा केस सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नई क्राइम केस को लेकर। आज का ये केस शुरू होता है मुंबई से सटे उल्लासनगर से। उल्लासनगर में रहने वाले पवन पहूजा के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर कोई दंग है। आज संडे से ठीक पहले गुरुवार, यानी शनिवार शुक्रवार से पहले गुरुवार सुबह का समय था। उल्लासनगर का एक इलाका है, एक लोकेलिटी है जिसका नाम है एक बेवस चौक है, और उस बेवस चौक के पास एक बिल्डिंग है। उस इमारत का नाम है हर्षा कॉटेज। हर्षा कॉटेज बिल्डिंग में पवन पहूजा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनके एक 16 साल की बेटी रोशनी थी और एक 51 साल की पत्नी नेहा पहूजा थी, और वो खुद 51 साल के पवन। पत्नी, बेटी और उनका एक बेटा भी था। बेटा बीमारी के चलते कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया। बीमारी के चलते जब निधन हुआ बेटे का, तो पवन काफी दुखी हुए। किसी का भी जब बेटा ऑफ होगा या बेटे की डेथ होगी तो कोई भी लाजमी है कि पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। तो पवन का परिवार भी पूरी तरह सदमे में चला गया। वहीं बेटी रोशनी का भी अभी हाल ही में 10वीं का रिजल्ट आया था 10 मई को, और आज मुश्किल से 18 मई है। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, बस बेटे की मौत ने सदमे में डाल दिया था। अब परिवार ने आगे क्या हुआ उनके साथ, फिर जब गुरुवार की सुबह हुई उल्लासनगर की कॉटेज बिल्डिंग में, हर्षा कॉटेज बिल्डिंग में, उसी हर्षा कॉटेज बिल्डिंग में उनके कई पहचान वाले भी रहते थे। पवन पहूजा के पहचान वाले उनके रिश्तेदार और उनके खुद के भाई भी उसी बिल्डिंग में रहते थे। और आप लोगों को बता दूं, ये लोग ज्वेलरी का काम करते थे, सोनार जिसे बोला जाता है, जौहरी सोनार थे, और इनकी दुकान भी थी, यानी सोनार गली के पास इनकी दुकान भी थी, और वहाँ पर ज्वेलरी की दुकान पर ये अपना दुकान चलाते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन गुरुवार की सुबह जब इनके भाई, यानी पवन पहूजा के भाई जब पहुँचे, जब धीरे धीरे वो उनके घर गए कि देखते हैं, घर जाकर बात करते हैं, तो जब घर गए सुबह, तो घर का दरवाज़ा बंद था। और सुबह का दरवाज़ा लाजमी रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन दरवाजे को जब उन्होंने नॉक किया, बेल किया, तो कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो उन्हें थोड़ा भी अजीब नहीं लगा सोए होंगे सब। तो सब सोए होंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे किसी तरह पता करने की कोशिश किया, फ़ोन करने की कोशिश किया, पत्नी को फ़ोन करने की कोशिश किया, अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश किया, लेकिन किसी का रिस्पांस नहीं था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब उन्होंने किसी तरह जोर, यानी प्रेशर से एक हैवीली उस डोर को नॉक करने लगे, लेकिन कोई अंदर से जवाब नहीं दे रहा था, कोई रिस्पांस अंदर से नहीं था। अब वो परेशान हो गए कि ये लोग पहली बार ऐसा सो गए कि उठ ही नहीं रहे। तो वो परेशान हो गए, तो धीरे धीरे दरवाज़ा बहुत नॉक किए। लगभग 10 से 11 बजे का समय हो गया, 10 से 11 बजे के बीच का समय हो गया, लेकिन लोग दरवाज़ा नहीं खोले। तो इन लोग, जब पवन ने, यानी उनके भाई, पवन पहूजा के भाई ने अब ठान लिया कि ये लोग दरवाज़ा ऐसे नहीं खोलेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। और उनके मन में एक आशंका हो जाती है, अगर कोई दरवाज़ा ना खोले पहली बार और 1 घंटों समय बीत जाए, तो लाजमी है कि एक शंका मन में हो जाती है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ नहीं है। अपने आप मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि क्या कहीं कुछ बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई। तो उन्होंने भी रह नहीं गया, उन्होंने भी तुरंत आसपास वालों को बुलाया, रिश्तेदारों पड़ोसियों को, और उन्होंने अपने भाई का घर, जो दरवाज़ा है, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। पवन पहूजा के भाई ने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया, तो अंदर जो दृश्य देखा वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि तीनों के शव अंदर पड़े हुए थे।
बॉडी पड़ी हुई थी, उनके भाई की भी, उनके भाई की पत्नी की भी और उनके बेटी की भी। 16 साल की बेटी, 51 साल की पत्नी और खुद 54 साल के पवन, उनकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। अब उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोना धोना वहां पर शुरू हो गया। लेकिन किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर उल्लासनगर पुलिस की टीम पहुंची। उल्लासनगर पुलिस की टीम ने किसी तरह बॉडी को अपने कब्जे में लिया और आसपास चेक करने लगी। तो पुलिस को पता चला कि ये मामला काफ़ी संवेदनशील है और पता चला ये मामला सुसाइड का है। सुसाइड ऐसे पता चला कि पहले उन्होंने पत्नी की हत्या की, फिर बेटी की हत्या की, उसके बाद उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। पहले पत्नी और बेटी को मारा, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुद खत्म हो गए। अब ये सुसाइड है या नहीं, पुलिस इस विषय में जांच कर रही है। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है। आपको बता दें, पुलिस के पास एक वीडियो है। उस वीडियो में कुछ अजीब चीज़ें हैं। पुलिस इस वीडियोस के बारे में जांच कर रही है जो उनके पड़ोसियों ने दिया है। पता चला है कि वो वीडियो को उन्होंने मौत के पहले, यानी सुसाइड करने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था। 11:45 पर जब पुलिस की टीम पहुंची और बॉडी को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस इस केस में को हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस सबसे पहले पूछताछ की, पंचनामा की, क्या हुआ है, दरवाज़ा किसने तोड़ा, क्यों खोला, क्या हुआ पूरा मामला, और अंदर से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पुलिस ये भी चेक करती है कि जो भी इम्पोर्टेंट वस्तु हैं, जैसे ज्वेलरी है, पैसे हैं, और ये सब बाकायदा कहाँ हैं, कहीं लूट तो नहीं हुई है, हत्या तो नहीं हुई है। हर एंगल से पुलिस जांच करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस केस में कि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जब बेटा ऑफ हुआ तब उन लोगों ने ऐसा कदम नहीं उठाया, तो आज जाकर इस तरह का कदम पवन का परिवार क्यों उठाया। सबसे बड़ा सवाल ये है, पवन के परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, सुसाइड क्यों किया, मोटिव क्या था, मकसद क्या था। तो इस केस में जब पुलिस और मीडिया कर्मियों ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि जो पवन हैं उनका बेटा पहले निधन हो गया, उनके बेटे का उस समय पहले, और उससे दुखी थे। और उनका जो सुनार गली में जो ज्वेलरी की शॉप है, उनको धंधे में भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। यानी अपने दोस्त अनिल कटेजा से उन्होंने बताया कि यानी उनसे बात शेयर करते थे पवन हरदम, तो उन्होंने बताया कि उसका धंधे में भी, यानी जो शॉप में भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। आर्थिक तंगी से परेशान थे, जूझ रहे थे आर्थिक तंगी से, और काफ़ी लॉस हो रहा था और पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे, तो काफ़ी परेशान थे। और बेटे की भी मौत हो चुकी थी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। अब ये रीज़न है कि क्या वैलिड रीज़न है, पुलिस इस केस में जांच कर रही है। और उस जो वीडियोज़ उन्होंने सुसाइड करने से पहले और ये पूरा हत्याकांड करने से पहले किया है, उस वीडियोस की भी पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वीडियोस बनाया है और वो वीडियो का पुलिस जांच कर रही है। वो वीडियो से कुछ पता चल सकता है, कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अब सुसाइड करने वाला तो अब इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों की हत्या करके सुसाइड कर लिया है। अब एग्जैक्ट रीज़न क्या है, किसी के जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता। तो आजकल सुसाइड्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में। हर जिले में जो सुसाइड का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी का लव मैरिज, किसी का, यानी किसी न किसी रीज़न से लोग सुसाइड कर रहे हैं। और सुसाइड के मामले पूरे भारतवर्ष में तेज़ी से बढ़ रहा है। हर जिले का जो सुसाइडल ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या राजस्थान हो, दिल्ली हो, या महाराष्ट्र। ज़्यादातर शहर इलाकों में एक सबसे बड़ा सुसाइडल केस महाराष्ट्र में है फार्मर्स का। फार्मर्स काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी ज़्यादा लोग हर साल, हर महीने, हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। लगभग 1 से 2 लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, फार्मर्स। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।